नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जिसमें ग्लैमर है, रहस्य है और हाँ, खतरा भी। बिल्कुल। ये कहानी है द जर्नलिस्ट एंड द यॉट मर्डर की। हाँ, इसमें एक पत्रकार है, लोरा, बहुत तेज तर्रार। उसे एक आलीशान यॉट पर बुलाया जाता है और फिर जो होता है वो मतलब होश उड़ा देता है। सही कहा। हमारे पास इस फिल्म का एक सारांश है। हम्म। तो आज हम इसी की मुख्य घटनाओं, किरदारों और इसके जो राज हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये लोरा, इसकी हर कहानी वायरल होती हाँ, है ना? हाँ, बहुत कामयाब पत्रकार है और उसे अचानक एक लग्जरी यॉट पर 3 दिन की यात्रा का न्योता मिलता है। अच्छा, किसी पत्रकार के लिए तो ये बड़ी बात होगी। बिल्कुल। काम से छुट्टी भी मिल जाती है, लेकिन यॉट पर पहुंचते ही मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। हाँ, क्योंकि वहां उसे न सिर्फ बड़े-बड़े लोग मिलते हैं, बल्कि उसका पुराना बॉयफ्रेंड बेन, वो भी वहीं होता है। हाँ, जिससे अब उसका कोई लेना देना नहीं है और वो फौरन तय कर लेते हैं कि भाई हम एक दूसरे से दूरी रखेंगे इस ट्रिप पर। ये अपने आप में ही थोड़ी अजीब सिचुएशन है ना? बिल्कुल। कहानी में यहीं से एक टेंशन शुरू हो जाती है। लोरा को मिलता है कैबिन नंबर 8। और तभी वो छोटी सी घटना होती है। हाँ, पास वाला जो कैबिन है नंबर 10, उसकी बालकनी से सिगरेट के बट लोरा के कमरे में गिरते हैं। अच्छा। वो उन्हें उठाकर डस्टबिन में डाल देती है। उस वक्त तो लगता है कि ये क्या है, मामूली सी बात, पर बाद में ये बहुत अहम हो जाती है। सही कहा। अच्छा, फिर डिनर होता है। होस्ट है रिचर्ड, काफी अमीर आदमी। हाँ, लेकिन यहाँ एक पेंच है। असली दौलत रिचर्ड की नहीं, उसकी पत्नी एन की है। और एन वो टर्मिनल कैंसर से जूझ रही है। ओह। और यही कहानी का पहला बड़ा मोड़ आता है। डिनर के दौरान एन लोरा को अपने कमरे में बुलाती है। अच्छा, क्यों? ये मुलाकात बड़ी खास है। एन कहती है कि वो लोरा के काम की फैन है और उसने खुद भी कुछ लिखा है। हम्म। फिर वो लोरा को एक कागज दिखाती है और वो कागज उसकी वसीयत है। क्या वसीयत? हाँ, एन ने फैसला किया है कि वो अपनी सारी जायदाद एक ट्रस्ट को दान कर देगी। अरे वाह। वजह? वजह वो बताती है कि मरने से पहले कुछ अच्छा करना चाहती है। कहती है दुनिया में खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। ये तो बड़ी मतलब आदर्शवादी सोच है, खासकर उस माहौल में। बिल्कुल। फिर एन ने वसीयत को लॉकर में रखा और चाबी वो किताबों के बीच कहीं छुपा दी। और ये सब लॉरा ने देख लिया। देख लिया। हाँ, एन का प्लान था कि यात्रा के आखिर में एक इवेंट में वो इसकी घोषणा करेगी। तो अब लॉरा के पास एक बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी है। सही, और यहीं से रहस्य गहराना शुरू होता होगा। बिल्कुल। उसी रात लॉरा को कैबिन 10 से आवाजें आती हैं, चीखने चिल्लाने की। कैसी आवाजें? जैसे कोई आदमी किसी औरत पर चिल्ला रहा हो। लॉरा बालकनी में जाती है देखने, और जो वो देखती है वो तो चौंकाने वाला है। क्या देखती है वो? वो देखती है कि कैबिन 10 से एक आदमी एक औरत को धक्का देकर नीचे समंदर में गिरा रहा है। क्या कह रहे हो, सच में? हाँ, भयानक मंजर। लोरा फौरन क्रू को जगाती है। खोजबीन शुरू होती है। कुछ मिला? कोई बॉडी? कुछ नहीं। ना पानी में कोई मिला, ना यॉट पर कोई गायब था। गेस्ट लिस्ट, क्रू मेंबर्स सब गिने गए, सब मौजूद थे। तो फिर क्रू वालों ने क्या कहा? मान ली उसकी बात? नहीं, वहीं तो मुश्किल शुरू हुई। क्रू को लगा कि शायद लोरा ने कोई बुरा सपना देखा है, या वो मतलब कंफ्यूज्ड है। अच्छा। यकीन नहीं किया। वो कहते हैं कि कैबिन 10 तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, वो तो बंद पड़ा है। लेकिन लोरा तो कह रही थी उसने देखा है। हाँ, लोरा अड़ जाती है। वो कहती है कि नहीं, डिनर से पहले वो किसी से छुपने के लिए कैबिन 10 में घुसी थी थोड़ी देर, और तब उसने वहां एक लड़की को नहाते हुए देखा था। और वो सिगरेट बट्स? हाँ, वो कहती है कि वो बट भी वहीं से आए थे। तो वो बट्स सबूत थे, मिले वो? नहीं, जब लोरा डस्टबिन देखती है तो वो बट गायब। गायब मतलब किसी ने हटा दिए? हाँ, शक तो यही होता है। क्या कोई जानबूझकर सबूत मिटा रहा है? लॉरा सुबह रिचर्ड को सब बताती है। रिचर्ड ने क्या किया? रिचर्ड ने भी जांच का दिखावा किया, गेस्ट लिस्ट चेक की, सीसीटीवी फुटेज देखे, पर कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं? कुछ नहीं। यहां तक कि जब लॉरा ने एन को यह सब बताया तो उसका बर्ताव भी बड़ा अजीब था। वो दवा लेने का बहाना करके बात टाल गई। बाप रे, मतलब लॉरा एकदम अकेली पड़ गई अपनी बात साबित करने में। बिल्कुल। यहां तक कि उसका जो दोस्त था बेन, वो भी उसे चेताता है कि भाई इन अमीर लोगों से पंगा मत लो, करियर खराब हो जाएगा। ये दिखाता है कि सच बोलना कितना मुश्किल हो जाता है कभी-कभी, खासकर जब सामने ताकतवर लोग हों। सही कहा। लेकिन लॉरा पत्रकार है, वो चुप बैठने वालों में से नहीं। उसे यकीन था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने क्या किया? उसे याद आया कि बेन यॉट पर तस्वीरें खींच रहा था। उसने बेन से तस्वीरें मांगी और
उनमें उसे वही लड़की दिख गई। कौन सी लड़की? वही जिसे उसने कैबिन 10 में देखा था और जिसे उसके हिसाब से पानी में फेंका गया था। चलो, आखिर एक सबूत तो मिला। अब क्या हुआ? वो तस्वीर लेकर रिचर्ड के पास गई, लेकिन रिचर्ड ने फिर टाल दिया। बोला ऐसी कोई लड़की यॉट पे है ही नहीं। फिर से वही बात। हाँ, लॉरा निराश होकर नहाने चली गई और तभी उसके बाथरूम की शीशे पर किसी ने लिख दिया, स्टॉप। अरे कौन? पता नहीं। और ठीक उसी वक्त यॉट के सारे सीसीटीवी कैमरे भी खराब हो गए। ये तो साफ धमकी थी, कोई उसे रोकना चाह रहा है। हाँ, अब लॉरा का शक पक्का हो गया। उसने फैसला किया कि वो खुद जांच करेगी। कैसे? बहुत हिम्मत वाला काम किया उसने। अपने बाथरूम की खिड़की से निकलकर वो कैबिन 10 के बाथरूम में गई। अच्छा। और वहां बाथरूम के ड्रेनेज होल से उसे उस लड़की के कुछ बाल मिले। बाल? ये तो बड़ा सबूत है। हाँ, बिल्कुल ठोस सबूत। उसने वो बाल संभाल कर रख लिए। फिर वो बेन को दिखाकर कहती है कि अब वो पता लगा के रहेगी कि ये लड़की आखिर थी कौन। लेकिन खतरा तो बढ़ता जा रहा था। चेतावनियां मिल रही थी। हाँ, क्रू वाले भी पहचानने से मना कर रहे थे उस तस्वीर वाली लड़की को। ऐसा लग रहा था जैसे सब मिले हुए हैं। और ये खतरा सिर्फ चेतावनियों तक नहीं रहा ना। नहीं, अगले दिन जब लॉरा डेक पे खड़ी थी, किसी ने उसे पीछे से जोर से धक्का दिया। क्या? समंदर में? नहीं, समंदर में नहीं, यॉट का जो स्विमिंग पूल था उसमें गिरी वो। ओह। और ये हादसा नहीं था, पूल के गेट बाहर से बंद कर दिए गए। मतलब उसे जान से मारने की कोशिश थी। हे भगवान। फिर कोई बचाने आया? हाँ, पास में मीटिंग डेक था, वहां से एक महिला ने देख लिया और उसे बचा लिया गया। बच गई वो? हाँ, लेकिन जब उसे होश आया तो रिचर्ड और एन का डॉक्टर उसके पास थे और वो उसे समझाने लगे कि शायद तुम बहुत थक गई हो, ज्यादा काम कर लिया, इसलिए तुम्हें ये सब वहम हो रहा है, आराम करो। क्लासिक गैसलाइटिंग, उसे पागल साबित करने की कोशिश। बिल्कुल। लेकिन लोरा कहाँ मानने वाली थी? वो जोर देकर कहती है कि नहीं, केबिन 10 में एक लड़की थी जिसे मारा गया है और अब मुझे मारने की कोशिश हो रही है। और सबूत के तौर पर वो बालों का जिक्र करती है। हाँ, लेकिन जब वो बाल लेने जाती है तो वो गायब हो चुके होते हैं। बाल भी गायब? अरे यार, अब तो उसे बेन पर ही शक हुआ होगा। हाँ, क्योंकि बालों के बारे में उसने सिर्फ बेन को बताया था। उसे लगा बेन ने ही, पर असल में किसी और ने उनकी बात सुन ली थी। अब लोरा बिल्कुल अकेली, हताश महसूस कर रही थी। कहानी यहाँ बहुत ही तनावपूर्ण मोड़ पर आ गई है। लोरा के पास कोई सबूत नहीं, कोई विश्वास नहीं कर रहा, और जान का खतरा अलग। आगे क्या हुआ? इसके बाद एक और रहस्यमयी घटना होती है। एक हुड पहनी हुई लड़की लोरा के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन? पता नहीं। वो लड़की इंजन रूम की तरफ इशारा करके भाग जाती है। लोरा उसका पीछा करती है। पीछा करती है? हाँ, क्या वो उसे पकड़ पाती है? हाँ, पकड़ लेती है। और वो वही लड़की निकलती है, केबिन 10 वाली। वही लड़की? जिंदा है वो? हाँ, लेकिन जैसे ही लोरा उसका हुड हटाती है, उस लड़की का विग गिर जाता है और लोरा के होश उड़ जाते हैं। क्यों? क्या देखती है वो? वो लड़की हूबहू, मतलब बिल्कुल एन जैसी दिखती थी। क्या? एन जैसी? लेकिन एन तो बीमार थी अपने कमरे में, ये कौन है? ये असली एन नहीं थी, ये उसकी हमशक्ल थी। और इससे पहले कि लोरा कुछ समझ पाती, उस हमशक्ल ने लोरा के सिर पर मारा और उसे बेहोश कर दिया। ओह गॉड, तो ये हमशक्ल का चक्कर था। हाँ, जब लोरा को होश आता है तो वो इंजन रूम में फंसी हुई है। बाहर निकलने की सीढ़ियां भी हटा दी गई हैं। अब समझ में आया, तो ये सब रिचर्ड का प्लान था, एन की हमशक्ल को इस्तेमाल करना। बिल्कुल। थोड़ी देर बाद वो हमशक्ल लड़की वापस आती है। लोरा उससे सीधे कहती है, मैं सब समझ गई, तुम एन नहीं हो, तुमने असली एन को मारा है उसकी जगह लेने के लिए, ताकि रिचर्ड उसकी दौलत हड़प सके। और वो मान लेती है? हाँ, वो रोने लगती है और सब सच उगल देती है। क्या बताती है वो? बताती है कि उसे रिचर्ड यहां लाया था। असली एन तो सारी संपत्ति ट्रस्ट को देने वाली थी, जो रिचर्ड को मंजूर नहीं था। अच्छा। तो रिचर्ड का प्लान था असली एन को ठिकाने लगाना और इस हमशक्ल को एन बनाकर इवेंट में पेश करना और उससे एक नकली वसीयत पढ़वाना जिसमें सारी जायदाद रिचर्ड के नाम हो जाए। और असली एन को उसी ने धक्का दिया था? हाँ, उसी ने, रिचर्ड के कहने पर। हे भगवान, ये तो लालच की हद है। अपनी ही पत्नी को मरवा दिया पैसों के लिए, और अब लोरा ये सब जान चुकी है, मतलब उसकी जान को और भी खतरा है। हाँ, बिल्कुल। तभी वो हमशक्ल सुन लेती है कि रिचर्ड डॉक्टर को ऑर्डर दे रहा है कि जैसे ही लोरा मिले उसे जहर का इंजेक्शन लगा देना। क्या? अब वो हमशक्ल भी डर जाती है। उसे समझ आ जाता है कि काम होते ही रिचर्ड उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो भी तो गवाह है। तो वो क्या करती है? वो लोरा को चेतावनी देती है। अरे,
मतलब अब मुजरिम ही लॉरा की मदद कर रही है? हाँ, एक तरह से लॉरा उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसे बचाएगी और रिचर्ड को सजा दिलवाएगी। फिर उस लड़की की मदद से लॉरा इंजन रूम से भाग निकलती है। भाग निकलती है? उसका पहला काम क्या होता है? असली वसीयत हासिल करना। वो एन के कमरे में जाती है, चाबी ढूंढती है, लॉकर खोलती है और असली वसीयत निकाल लेती है। लेकिन रिचर्ड और डॉक्टर वो उसे देख नहीं लेते? देख लेते हैं और वो जहर का इंजेक्शन लेकर उसके पीछे भागते हैं। ओह नो! तभी बेन, जो शायद लॉरा को ढूंढ रहा था, वो बीच में आ जाता है उसे बचाने। और दुर्भाग्य से वो जहर का इंजेक्शन बेन को लग जाता है। नहीं, बेन को? हाँ, बेन की वही मौत हो जाती है। ये तो बहुत दुखद हुआ। बेचारा बेन, वो तो निर्दोष था। हाँ, बहुत दुखद। कहानी का एक त्रासद पहलू है ये। लॉरा के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता। वो क्या करती है? अपनी जान बचाने के लिए वो बर्फीले ठंडे समुंदर में कूद जाती है। समुंदर में? इतनी ठंड में? रिचर्ड और डॉक्टर क्या सोचते हैं? ये एक घर में पनाह लेती है। और यॉट पर हाँ। रिचर्ड का क्या होता है? यॉट किनारे लग चुका होता है। रिचर्ड अपने प्लान के आखिरी हिस्से के लिए इवेंट वेन्यू पहुंचता है। इवेंट में क्या होता है? जहां वो नकली वसीयत पढ़वाने वाला था। हाँ। इवेंट शुरू होता है। एन बनी हुई हमशक्ल स्टेज पर जाती है। रिचर्ड की लिखी नकली वसीयत पढ़ना शुरू करती है, जिसमें सारी जायदाद रिचर्ड के नाम। और तभी भीड़ में से लोरा निकलकर सीधा स्टेज पर पहुंच जाती है। वाह, क्या एंट्री! सब चौंक गए होंगे। बिल्कुल, खासकर रिचर्ड। हाँ। लोरा माइक मांगती है। रिचर्ड विरोध करता है, पर एन बनी लड़की शायद डर के मारे अपराध बोध से कहती है, लोरा को बोलने दो। अच्छा? लोरा माइक लेती है और सबके सामने असली वसीयत पढ़ देती है, जिसमें सब कुछ ट्रस्ट के नाम था। फिर? रिचर्ड का पर्दाभास कैसे होता है? लोरा फिर उस हमशक्ल से पूछती है, क्या ये वसीयत तुमने लिखी है? और वो लड़की हाँ कह देती है। हाँ कह देती है। हाँ। ये सुनते ही रिचर्ड अपना आपा खो बैठता है। वो चिल्ला पड़ता है, ये कैसे लिख सकती है? ये तो एन है ही नहीं। पकड़ा गया अपने ही जाल में। बिल्कुल, उसी पल उसका सारा खेल खत्म। सबके सामने सच आ गया। लालच और गुस्सा इंसान को अंधा कर ही देता है। सही कहा। रिचर्ड समझ जाता है कि वो फंस गया है। वो चाकू निकालकर उस हमशक्ल लड़की को बंधक बना लेता है और भागने की कोशिश करता है। भागने की कोशिश? हाँ। एन का पर्सनल असिस्टेंट गोली चलाता है, पर निशाना चूक जाता है। तभी लॉरा पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाकर रिचर्ड के सिर पर मारती है। लॉरा ने मारा? हाँ। रिचर्ड बेहोश हो जाता है। पुलिस आती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। तो आखिर में लॉरा जीत गई। उसने साबित कर दिया कि कैबिन 10 में लड़की थी, हत्या हुई थी और कातिल को पकड़वा भी दिया। हाँ, उसका मिशन पूरा हुआ। वो ऑफिस लौटती है और इस पूरी कहानी पर एक और जबरदस्त वायरल होने वाला लेख लिखती है। लेकिन इस जीत की कीमत भी चुकानी पड़ी उसे, बेन की मौत। हाँ, बेन की मौत का दुख उसे हमेशा रहेगा। ये उसकी जीत में एक उदासी घोल देता है। ये कहानी वाकई कई सवाल खड़े करती है। एक पत्रकार का सच के लिए जुनून, सच को दबाने की कोशिशें, पहचान का ये खेल और लालच का इतना भयानक रूप। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे पावर और पैसा सच को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, निर्दोषों को फंसाया जा सकता है। लेकिन साथ ही लॉरा जैसे किरदार उम्मीद भी जगाते हैं कि हिम्मत और सच्चाई से बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश हो सकता है। बिल्कुल। पर यह सोचने पर मजबूर करती है कहानी कि क्या सच हमेशा इतनी मुश्किलों, इतने जोखिम और कुर्बानियों के बाद ही सामने आता है? और एक सवाल ये भी है कि पहचान का ये जो भ्रम होता है, धोखे की जो परतें होती हैं, ये किस हद तक सच को दबा सकती हैं और उसे उजागर करने के लिए आखिर कितना साहस चाहिए होता है। ये कुछ ऐसे विचार हैं जो इस कहानी को सुनने के बाद शायद हमारे साथ रह जाते हैं।